अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? ठीक है, होप यू ऑल आर फाइन। और हमने लास्ट लेक्चर्स में सॉरी लेट हो गए, लेक्चर्स जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। कंटिन्यूस 2-3 लेक्चर्स हैं वो हम अपलोड नहीं कर पाए, तो डिले हो गया, उसकी वजह से सॉरी, क्योंकि आई वॉज बिज़ी इन फैमिली इश्यूज़। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज़ किया था। एक छोटा सा ग्लिम्स लेते हैं और उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे जंप करेंगे, ठीक है? तो रिव्यू ये है, मैंने कहा था कि भाई 2 तरह के सर्किट्स हैं बेसिकली। एक वो सर्किट है जिसमें हम सारी डिवाइसेस को करंट सेम देते हैं, उसको हम सीरीज़ कहते हैं। एक वो सर्किट है जिसमें सारी डिवाइसेस को हम वोल्टेज सेम देते हैं, जो कि हमारे घर में आता है, उसको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। अब ये जो घर में कनेक्शन हुआ है, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर एक बटन ख़राब हो जाए तो बाकी के अपनी जगह पर काम करते हैं। पैरेलल सर्किट्स का यही फ़ायदा है। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि भाई 3 रेजिस्टर्स लेते हैं, उनको सीरीज़ में एडजस्ट करेंगे, सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है? उन 3 रेजिस्टर्स के पास करंट तो सेम होगा, भले उनकी रेजिस्टेंस सेम हो या ना हो, लेकिन उन 3 के पास वोल्टेज अलग अलग होगा। और यहाँ हमें सीरीज सर्किट में किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑफ वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं, वो अप्लाई करना पड़ेगा। वो कहता है कि जो भी इनपुट वोल्टेज है आपने जो दिया है वो बराबर होना चाहिए जो भी वोल्टेज सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज का सम इनपुट वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसका रिजल्ट हमने ये देखा कि जब हम रेजिस्टर्स को, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट रेजिस्टेंस के हों, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, विच इज़ R1, R2 एंड R3, ठीक है? कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये MCQ भी है। एक छोटा सा सर्किट आएगा एंटी टेस्ट में और वो बोलेगा भाई अगर ये रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो बताएं इनमें करंट कितना है, इस सर्किट में करंट कितना है। अब ये करंट कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे वो कहता है भाई इनपुट वोल्टेज है 20 वोल्ट्स मैंने दिया, और रेजिस्टर्स दे देता है 1 ओम, 100 ओम, 3 ओम सीरीज में। तो करंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये हमें पता होगा कि सीरीज सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं। एग्जामिनर चेक कर रहा है कि क्या इसको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता। एक तीर से 2 शिकार। वो कैसे कि ये सीरीज रेजिस्टेंस वाला टॉपिक भी चेक हो गया, इसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करना है, V इज इक्वल्स टू IR। तो क्योंकि हमें करंट चाहिए हर रेजिस्टर के पास, वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू E। समझ में आ गया? तो इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके अंदर से 1 से 2 टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, वो आराम से चेक हो जाते हैं। अब ये टॉपिक जो है ना, इसमें तकरीबन 3 टॉपिक्स मर्ज हुए हैं। कितने टॉपिक्स? 3। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, फिर रेजिस्टर्स इन सीरीज, और फिर ओम्स लॉ। समझ में आ गया? 10 सेकंड में आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सीरीज में रेजिस्टेंस कंबाइन होती है, सीरीज में रेजिस्टेंस कंबाइन होती है, लॉ ऑफ वोल्टेज अप्लाई होता है, लॉ ऑफ वोल्टेज अप्लाई होता है, विच इज V इज इक्वल्स टू V1, V2, V3, ठीक है ना? किरचॉफ सेकंड लॉ या लॉ ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, इसको अप्लाई होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसी तरह इसी का उल्टा अगर बना लूं कि भाई एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर्स की जगह कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो उनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये हो जाएगा C1, C2, C3, V1, V2, V3।
तो ये याद रखना है कि रेजिस्टर्स में फॉर्मूला लगता है V इज इक्वल्स टू आई आर, कैपेसिटर्स में फॉर्मूला लगता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। मैंने बताया था ना कैपेसिटर वाले टॉपिक में कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज का क्या ताल्लुक है। यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस का ताल्लुक कौन सा है, क्या ताल्लुक बन रहा है, अपॉन में आ रहा है ना। वहाँ वोल्टेज और कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे बड़ा याद रखने वाला फैक्टर है। तो वही लॉ ऑफ वोल्टेज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी ई इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3। तो ये कम हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी। कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, कैपेसिटर्स की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उनकी एनर्जी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसमें से डिफरेंट एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में, नम्स में, एनईडी में, प्यास में आते हैं। फेवरेट टॉपिक है, एडिटर्स फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। मैं अगर होता तो मैं ये टॉपिक में से हज़ारों की तादाद में एमसीक्यूज बना सकता था, ताकि चेक हो जाए कि भाई इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर और कितना क्लियर नहीं है। फाइन। अच्छा, आज हम कर रहे हैं, ये हमने कर लिया रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। बोर्ड में ये अलग अलग आएगा, या तो रेजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल आएगा या कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल आएगा, साथ नहीं आएगा जैसे हमने साथ किया। लेकिन साथ मैंने इसलिए किया था ताकि डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हम कर रहे हैं क्या, कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसके बाद ये छोटे से लेक्चर के बाद आई हैव सम स्टफ फॉर यू, कुछ वीडियो कंटेंट है वो हम फिर देखते हैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो हैं वो सेंड कर दूंगा, ताकि वो वीडियोस को देख लें तो उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाए। ओके जी, दिस इज़, हम दो हिस्से कर लेते हैं इसके। दिस इज़ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, तो लिखेंगे कैसे, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। कौन सी डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया भाई, ये एक वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ से रेजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 R2 R3, और तीनों को सेम वोल्टेज जा रहा है, R1 R2 R3। दे कैन बी इक्वल टू वन अनदर एंड दे कैन नॉट बी इक्वल टू वन अनदर। सही है, तीनों बराबर हो सकते हैं और तीनों बराबर नहीं भी हो सकते, डजेंट मैटर। बट तीनों के पास जो वोल्टेज है वो सेम है, लेकिन तीनों के पास जो करंट है वो डिफरेंट है। दिस इज I2 I3। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि भाई एक वोल्टेज सप्लाई लाइन है, उसके साथ तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, C1, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, दिस इज C1 C2 C3 C1 C2 C3, ऑब्वियसली V, तो I1 I2 I3। सही है भाई, दोनों में सेम लॉ लगेगा। कौन सा, दिस इज अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है।
इसको आम अल्फाज में लॉ ऑफ करंट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ करंट्स कहते हैं। जो इससे पहले मैंने बताया लॉ ऑफ वोल्टेज, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ, हाँ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये एमसीक्यू है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कौन सा है? फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा है? फर्स्ट लॉ एनर्जी है। एनर्जी है ना, जो थर्मल एनर्जी देंगे वो कहाँ गई? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चली गई, वर्क डन हो गया। समझ में आ गया? सेकंड लॉ कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब भी एनर्जी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, लेकिन कभी भी पूरी नहीं जाएगी, कुछ पार्ट वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एनर्जी वही रहेगी जो थी। समझ में आ गया? इसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा है? चार्ज है। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक दिस इज I1, टोटल I हैज टू बी इक्वल टू द I2 I3 which says the total input current inside the circuit has to be equal to the total current consumed by the circuit। भाई जितना करंट सर्किट को दिया गया है और जितना सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ चार्जेस जो आ रहे जा रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। समझ में आ गया? 10 चार्ज अगर आएंगे तो 10 चार्ज जाएंगे, सर्किट जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो। समझ में आ गया? फ्लो ऑफ चार्जेस के दौरान चार्जेस की कंजर्वेशन मुसलसल रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगर यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो I किसके इक्वल हो जाएगा? V अपॉन R। अच्छा, तो यहाँ टोटल I की जगह क्या आ जाएगा? V अपॉन R E। यहाँ आ जाएगा V अपॉन R1 R2 R3, क्योंकि मैंने वोल्टेज सबको सेम दिया है। हमारे घर वाला सर्किट है ना ये, घर में हर डिवाइस को, फ्रिज को, टीवी को, सबको वोल्टेज सेम आता है। एक ख़राब हो भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी के दोनों अपना काम करते रहेंगे। यही है ना सीन? तो वोल्टेज सबके पास कॉमन है। ये हो जाएगा V अपॉन RE इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1, शाबाश, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल। टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ गई? 1 अपॉन RE इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 R2 1 अपॉन R3। कंक्लूजन क्या है? जैसे ही उन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 1 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपल आसान तरीका। उन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बेसिकली ये एलसीएम लेके सॉल्व होता है। समझ में आ गया? कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेके। समझ में आ गया? वो सिंपल है ना भाई, 1 अपॉन R1 करो, 1 अपॉन R2 करो, 1 अपॉन R3 कर दिया, तीनों को ऐड कर लिया, तीनों को ऐड किया, 1 से डिवाइड कर लिया, RE यहाँ है वहाँ चला जाएगा, तो RE 1 से डिवाइड हो जाएगा। टोटल जो भी रेजिस्टेंस थी उसको 1 से डिवाइड कर देना है। आ गया समझ में? कंक्लूजन क्या है? जैसे ही रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कौन सा सर्किट ज़्यादा प्रेफरेबल है? किस सर्किट को ज़्यादा प्रेफर करें? पैरेलल को। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी वेस्ट कम हो रही है, कंज्यूम ज़्यादा हो रही है।
एनर्जी वेस्ट कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो गई ना, तो एनर्जी वेस्टेज कम हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई, यानी सर्किट की एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ में आ गया? टेक्निकल पॉइंट से भी बता दिया। अब इधर आ जाओ, यही रूल अप्लाई करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब यहाँ मेंशन करना है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में करंट की बात नहीं होती बल्कि चार्ज की बात होती है। किसकी बात होती है? चार्ज, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज I इज इक्वल्स टू I1 I2 I3, बट सिंस I is equals to Q upon T, करंट की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, सही है ना? तो ये क्या बन गया? दिस इज Q अपॉन T इक्वल्स टू Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T प्लस Q3 अपॉन T। T से T कैंसिल, T कॉमन है, चार्जिंग टाइम सबको ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अच्छा, तो ये क्या होगा? क्योंकि सेम वोल्टेज मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट चार्जिंग टाइम भी सेम आ रहा होगा। ठीक है, T कंबाइन ले लिया, T कैंसिल हो गया, ये सब है ना? क्या? T से T कैंसिल हो गया ना, T यहाँ से कॉमन लिया, वहाँ से कॉमन लिया, इस T से उस T को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया T से T थ्रू आउट कैंसिल। आपने ऐसे नहीं करना है, मैंने स्टेप गाइड किया इसमें से, आपने स्टेप पूरा करना है, कॉमन लेके फिर कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3। Q की वैल्यू क्या है कैपेसिटर में? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। दिस इज कंबाइंड चार्ज इज इक्वल्स टू द वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। 1 कूलम की ये डेफिनेशन भी है, ये भी MCQ है। 1 कूलम इज व्हाट? 1 कूलम इज फैरेड इनटू वोल्ट्स। 1 कूलम इज फैरेड इनटू वोल्ट्स, और यहां से 1 कूलम की डेफिनेशन क्या निकल रही है? 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड, 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड, ये भी कूलम है। हाँ, एम्पेयर इंटू सेकेंड कर रहे हैं तब भी कूलम आ रहा है, फैरेड इंटू वोल्ट्स कर रहे हैं तब भी कूलम आ रहा है। समझ में आ गया? इस तरह के MCQs आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ चार्ज? A फैरेड इंटू वोल्ट, B एम्पेयर इंटू सेकेंड, C न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सही है। D बोथ A एंड C। अब स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाएगा, बोलेगा हाँ चार्ज तो फ्लो ऑफ सेकंड होता है ना, करंट की वजह से तो चार्ज होता है कूलम पर सेकंड, इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ A एंड B, उसने नहीं टिक किया, रॉन्ग कर दिया, गलत हो गया। तो ये जनरल होता है कि भाई मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कितनी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेटेड है। आ गया समझ में? ये एंटी टेस्ट की क्लास चल रही है इस वक्त साथ साथ, कि एंटी टेस्ट में MCQs कैसे पूछ सकते हैं, कौन कौन से पूछ सकते हैं, मैथमेटिकल कैसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड कैसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, नेक्स्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा CE इंटू V, क्योंकि वोल्टेज तो सबको सेम जा रहा है ना। ये हो जाएगा C1V C2V C3V, V कॉमन कैंसिल, ओके, V कॉमन एंड कैंसिल। बाकी क्या बचा? CE इज इक्वल्स टू C1 C2 C3। कंक्लूजन क्या है? कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
अच्छा, तो ये जो मोटर होती है ना जिसमें दो मशीनें लगी होती हैं, वॉश की अलग और स्पिन की अलग, तो इनके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं मोटर्स को चलाने के लिए। उन कैपेसिटर्स को कैसे इंस्टॉल करें? कैसे? पैरेलल में। ये जो गाड़ी की विंडशील्ड के वाइपर्स होते हैं ना, वो भी पैरेलल कैपेसिटेंस के ऊपर ही चलते हैं। दोनों को सेम वोल्टेज जाता है, दोनों वाइपर्स को सेम करंट डिस्चार्ज होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? प्रैक्टिकली अप्लाइड है ये जो है ये प्रैक्टिकली भी अप्लाइड है, ये भी प्रैक्टिकली बहुत अप्लाइड है। तो ये इसकी कंक्लूजन है। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया, वो है पावर डेसिपेशन इन द सर्किट्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। बाकी जो वीडियोस कंटेंट है उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आप जाके देख लें। ठीक है? ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।